दोस्तों, कहानी शुरू होती है हैडनफील्ड नाम के एक छोटे से शहर से और दिन है हैलोवीन 2019 की डरावनी रात। इस रात एक लड़का है, कोरी कनिंघम। उसे एक छोटे बच्चे जेरमी एलन की देखभाल करने के लिए बेबीसिटर रखा जाता है। जेरमी के मम्मी पापा थेरेसा और रोजर एक पार्टी में जाने से पहले फ्रिज में खाना रख देते हैं और कोरी को हिदायत देते हैं कि जेरमी को जल्दी सुला देना। मम्मी पापा के जाते ही कोरी कोशिश करता है कि जेरमी उसके साथ पेपर प्लेन बनाए, लेकिन जेरमी को तो हॉरर मूवी देखनी है। वो जिद पकड़ लेता है और दोनों मिलकर द थिंग नाम की डरावनी फिल्म देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कोरी को फिल्म बहुत ज्यादा डरावनी लगती है तो वो जेरमी से कुछ और करने को कहता है, लेकिन जेरमी घमंडी अंदाज में कह देता है कि उसे किसी बेबीसिटर की जरूरत नहीं है। कोरी थोड़ा परेशान होकर किचन में केक काटने जाता है। तभी उसे लिविंग रूम से कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि लैंप गिरा हुआ है और जेरमी गायब है। अब कोरी सच में डर जाता है। पूरे घर में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो हर कमरे में ढूंढता है, लेकिन जेरमी कहीं नहीं मिलता। फिर जब वो किचन में लौटता है तो देखता है कि केक के पास रखा चाकू भी गायब है। शहर में पहले से ही अफवाह है कि खतरनाक कातिल माइकल मायर्स अभी भी जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है। ये सोचकर कोरी का डर और बढ़ जाता है। तभी ऊपर से जेरमी की आवाज आती है, मदद करो। कोरी सीढ़ियां चढ़ने लगता है। एक सीढ़ी पर उसे वही किचन वाला चाकू पड़ा मिलता है। वो उसे उठा लेता है। ऊपर पहुंचकर उसे अटारी का दरवाजा खुला दिखता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। असल में ये सब जेरमी का मजाक था। वो कोरी को डराने के लिए कहता है कि माइकल मायर्स उसे मारने आने वाला है। कोरी बहुत घबरा जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो जेरमी से कहता है कि उसे बाहर निकालो, लेकिन जेरमी हंसता रहता है। अब कोरी गुस्से और डर में दरवाजे को जोर जोर से लात मारने लगता है। आखिरकार दरवाजा टूटकर खुल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जेरमी खड़ा होता है। दरवाजे के तेज झटके से वो पीछे की तरफ धक्का खाता है और सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसी वक्त उसके मम्मी पापा घर पहुंचते हैं और अपने बेटे को सीढ़ियों से गिरते हुए देखते हैं। वो भागकर उसे उठाते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी थेरेसा ऊपर देखती है, जहां कोरी खड़ा है, हाथ में चाकू, चेहरा डर से भरा हुआ। दोस्तों, लेकिन हैडनफील्ड में ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ था। करीब 40 साल पहले इसी शहर में एक लड़की थी, लॉरी स्ट्रोड। वो उन गिने चुने लोगों में से थी जो खतरनाक कातिल माइकल मायर्स के हमले से बच पाई थीं। लोग माइकल को बुराई का असली चेहरा मानते थे। माइकल पकड़ा गया और सालों तक जेल में बंद रहा, लेकिन एक रात जब उसे दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, वो भाग निकला और वापस हैडनफील्ड लौट आया। लॉरी को पहले से पता था कि माइकल एक दिन जरूर लौटेगा, इसलिए उसने खुद को सालों तक तैयार किया, शरीर से भी और दिमाग से भी। उसने इंतजार किया उस दिन का जब उसे फिर से उसका सामना करना पड़ेगा। जब वो दिन आया, लॉरी ने उसे हराया भी, लेकिन माइकल फिर बच निकला और इस बार उसने कई और लोगों की जान ले ली। उन्हीं में से एक थी लॉरी की बेटी करेन। अब लॉरी और उसकी नातिन एलिसन शहर में एक नए घर में साथ रहती हैं। लॉरी उन सब घटनाओं पर एक किताब लिख रही है। दोनों कोशिश कर रही हैं कि करेन की कमी को सह सकें और सामान्य जिंदगी जी सकें। लेकिन एक और हैलोवीन नजदीक आ रहा है और इस शहर में हैलोवीन का मतलब होता है डर। उधर कोरी को जेरमी की मौत के बाद गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन जज ने इसे एक दुखद हादसा मानकर उसे छोड़ दिया। कानून ने भले ही उसे बेगुनाह कहा, लेकिन शहर वालों ने नहीं। अब कोरी सबकी नजरों में एक गुनहगार है। लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। वो अपने सौतेले पिता रोनाल्ड के कबाड़खाने में काम करता है। एक दिन वो फिर से काम पर देर से पहुंचता है। उसका सौतेला पिता उसे डांटता तो है, लेकिन साथ ही उसे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल गिफ्ट कर देता है। वो चाहता है कि कोरी अब जिम्मेदार बने। हालांकि बाइक चलाने से पहले उसे ठीक करवाना होगा और कागज पूरे करने होंगे। तब तक कोरी अपनी पुरानी साइकिल से ही आता जाता है। काम के बाद एक दिन वो दुकान से दूध लेने जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है, कुछ लड़के अपनी कार पार्क कर रहे होते हैं। उनका लीडर टेरी कोरी को देखता है और उससे कहता है कि उनके लिए शराब खरीद दे, क्योंकि वो खुद नाबालिग हैं। कोरी मना कर देता है। तभी टेरी उसे चिढ़ाने लगता है। वो कहता है कि वो उसे पहचानता है, वही लड़का जिसने एलन परिवार के बेटे को मार डाला। ये सुनते ही कोरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हाथ में पकड़ी दूध की बोतल को इतनी जोर से दबाता है कि कांच टूट जाता है और दूध चारों तरफ फैल जाता है। उसका हाथ भी कट जाता है। टेरी उसे धक्का देता है और हमला करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां लॉरी पहुंच जाती है। वो सख्त आवाज में उन लड़कों को वहां से जाने को कहती है। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। लॉरी उन लड़कों से बिल्कुल नहीं डरती। वो कोरी को हॉस्पिटल ले जाने से पहले एक चालाकी करती है।
वो उसकी कार का टायर पंक्चर कर देती है ताकि उन बिगड़े हुए लड़कों को सबक मिले। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहीं लॉरी कोरी की मुलाकात अपनी नातिन एलिसन से कराती है, जो वहां नर्स है। एलिसन जैसे ही कोरी को देखती है, उसे उसमें कुछ अलग सा लगता है। वो उसका जख्म साफ करके पट्टी करती है। बातों बातों में कोरी बताता है कि वो कबाड़ खाने में काम करता है। ये सुनकर एलिसन कहती है कि उसकी कार के एग्जॉस्ट में दिक्कत है, वो उसे वहीं ठीक करवाएगी। अगले दिन एलिसन अपनी कार लेकर कबाड़ खाने पहुंचती है। कोरी अपनी नई मोटरसाइकिल पर उससे मिलने आता है। वो मौका देखकर उसे बाइक चलाना भी सिखाने लगता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की मुस्कान और अपनापन साफ दिखने लगता है। लेकिन तभी कोरी का सौतेला पिता उसे काम के लिए बुला लेता है। और किस्मत देखिए, जिस कार का टायर बदलना है वो उसी टेरी की कार निकलती है जिसने उसे पहले चिढ़ाया था। टेरी अपने पिता के साथ आया है, लेकिन उसका पिता उससे बहुत सख्त और ठंडा व्यवहार करता है। साफ लगता है कि घर में भी सब ठीक नहीं है। काम खत्म करने के बाद एलिसन कोरी को एक पार्टी में चलने का न्योता देती है। ये पार्टी उनकी फैमिली फ्रेंड लिंडसे के बारे में होनी है। कोरी पहले मना करता है। उसे लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन एलिसन जिद करती है। वो कहती है कि दोनों साथ में कॉस्ट्यूम चुनेंगे और पार्टी में जाएंगे। उधर लॉरी मार्केट में खरीदारी कर रही होती है। वहां उसकी मुलाकात फ्रैंक से होती है, जो रिटायर्ड शेरिफ है और जिसने सालों पहले माइकल मायर्स को गिरफ्तार किया था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और फिर से मिलने का वादा करते हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक औरत लॉरी को रोकती है और उसे दोष देने लगती है। वो कहती है कि माइकल मायर्स उसके कारण शहर में वापस आया। अगर लॉरी न होती तो उसकी बहन पर हमला नहीं होता। ये आरोप बिल्कुल गलत हैं, लेकिन लॉरी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप वहां से चली जाती है, अंदर ही अंदर खुद को दोष देती हुई। अब रात आती है पार्टी की। एलिसन और कोरी पार्टी में पहुंचते हैं। कोरी ने मास्क पहन रखा है ताकि कोई उसे पहचान न सके। शुरुआत में सब ठीक रहता है। दोनों साथ में डांस करते हैं, फोटो लेते हैं और कई सालों बाद पहली बार कोरी सच में खुश महसूस करता है। वो धीरे धीरे खुलने लगता है, यहाँ तक कि वो अपना मास्क भी उतार देता है और ड्रिंक लेने जाता है। लेकिन तभी उसके सामने खड़ी होती है थेरेसा, जेरमी की माँ। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखता है। वो कोरी से कहती है कि उसे यकीन है उसके बेटे की मौत कोई हादसा नहीं थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उधर एलिसन ये सब देखकर उनकी तरफ बढ़ती है। पार्टी में जब झगड़ा शुरू होता है तो एलिसन तुरंत वहां पहुंचती है। लेकिन कोरी के दिल पर थेरेसा की बात बहुत गहरी चोट कर चुकी होती है। उसे लगता है कि शायद सच में सब उसे गुनहगार समझते हैं। वो बिना कुछ कहे पार्टी छोड़कर चला जाता है। एलिसन उसके पीछे जाती है। वो उसे समझाती है कि लोगों के आरोप झेलना कैसा होता है वो खुद जानती है। उसने भी माइकल मायर्स की वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन फर्क ये है कि एलिसन एक सर्वाइवर है, जबकि कोरी को लोग राक्षस मानते हैं। उसे लगता है कि शायद वो अकेले रहने के लिए ही बना है। कोरी उदास होकर घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक पुल आता है। जैसे ही वो उसे पार करने वाला होता है, सामने फिर से टेरी और उसके दोस्त आ जाते हैं। टेरी फिर उसे उकसाने लगता है। कोरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के उसे घेर लेते हैं और बार बार उसे मॉन्स्टर कहते हैं। अब कोरी का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में चाकू निकाल लेता है और कहता है कि टेरी उसे इसलिए परेशान करता है क्योंकि उसका अपना पिता उससे प्यार नहीं करता। ये बात टेरी को आग की तरह लगती है। वो गुस्से में कोरी को धक्का देता है और कोरी सीधे पुल से नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है। टेरी और उसके दोस्त डरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। नीचे अंधेरे में कोई कोरी के पैरों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ एक सुरंग के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद जब कोरी की आंख खुलती है, उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। चारों तरफ अंधेरा है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी एक दरार से एक हाथ बाहर आता है और उसे दबाने लगता है। कोरी छूटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने जो शख्स खड़ा है उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो और कोई नहीं, माइकल मायर्स है, अपने पुराने मास्क के साथ। माइकल उसे लगभग बेहोश कर देता है, लेकिन तभी कोरी उसकी आंखों में सीधा देखता है और उसे जेरमी वाली रात की सारी यादें आने लगती हैं। अजीब बात यह होती है कि माइकल उसे मारता नहीं, बल्कि छोड़ देता है। कोरी किसी तरह वहां से भाग निकलता है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, एक भिखारी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसने माइकल मायर्स को देखा है। कोरी छूटने की कोशिश करता है, लेकिन भिखारी उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। मजबूरी में कोरी उससे चाकू छीन लेता है और अपनी जान बचाने के लिए वार कर देता है। कुछ ही पलों में भिखारी जमीन पर पड़ा होता है, बिल्कुल शांत। कोरी डर जाता है।
वो चाकू फेंक देता है और जल्दी से घर भागता है। घर पहुंचकर उसकी माँ पूछती है कि वो कहाँ था, लेकिन कोरी बिना जवाब दिए सीधे बाथरूम में चला जाता है। वो अपने जख्म साफ करता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि उस रात सुरंग में माइकल से मिलना सिर्फ एक हमला नहीं था, जैसे माइकल की अंधेरी छाया अब कोरी के अंदर भी उतर चुकी हो। जख्म साफ करने के बाद उसकी आंखों में कुछ बदल चुका है और फिर वो निकल पड़ता है एलिसन को ढूंढने। दोस्तों, उधर लॉरी अपने घर में बैठी अपनी किताब लिख रही होती है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेक लेने के लिए खिड़की के पास जाती है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है और वो उसे उसी तरह घूर रहा होता है जैसे कभी माइकल मायर्स घूरता था। लॉरी डर जाती है। वो तुरंत बाहर निकलती है ये देखने कि आखिर कौन है। तभी अचानक पीछे से कोरी आ जाता है और पूछता है कि एलिसन घर पर है क्या। थोड़ी देर बाद एलिसन बाहर आती है। कोरी पार्टी वाली बात के लिए माफी मांगता है। फिर वो उसे बाहर चलने के लिए कहता है। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन लॉरी का दिल अब भी घबराया हुआ है। उसे कोरी में माइकल की झलक दिख रही है। कुछ तो अजीब है। कुछ देर बाद कोरी एलिसन को एलन परिवार के पुराने घर ले जाता है, वही घर जहां जेरमी के साथ हादसा हुआ था। वो उसे पूरी सच्चाई बताता है। कहता है कि सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन तब से पूरा शहर उसे मॉन्स्टर कहता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता। एलिसन उसकी बात समझती है, क्योंकि उसके अपने परिवार को भी माइकल के लौटने का जिम्मेदार ठहराया गया था। उसकी माँ करेन भी उसी दरिंदे की शिकार बनी थी। दोनों के दर्द कहीं न कहीं एक जैसे हैं। बातों के बाद दोनों एक डाइनर में खाना खाने जाते हैं। तभी वहां पुलिस ऑफिसर डग आ जाता है। डग और एलिसन पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन डग अब भी उसे वापस पाना चाहता है। वो उसे अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए बुलाता है। एलिसन मना कर देती है, लेकिन डग बार बार जोर देता है। ये देखकर कोरी का गुस्सा भड़क जाता है। वो खड़ा होकर डग से कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दे। पहले तो डग उसे हल्के में लेता है, लेकिन कोरी की आंखों में अजीब सा गुस्सा देखकर वो पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद कोरी एलिसन को घर छोड़ने आता है। अंदर जाने से पहले एलिसन उसे एक किस देकर अलविदा कहती है। कोरी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि डग चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। सीधे घर जाने की बजाय कोरी फिर उसी पुल के नीचे वाली सुरंग की तरफ चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात माइकल से हुई थी। डग को यह शक होता है। वो भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचता है। उसे जमीन पर एक टेंट लगा हुआ दिखता है। जब वो अंदर झांकता है तो उसे वहीं भिखारी की लाश मिलती है। तभी अचानक पीछे से कोरी उसका कोट पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। डग किसी तरह छूट जाता है और कोरी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोरी सुरंग की तरफ भागता है। डग उसके पीछे पीछे अंदर जाता है और जैसे ही वो सुरंग के अंदर पहुंचता है, सामने कोरी खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान। जैसे ही डग सुरंग के अंदर पहुंचता है, अचानक अंधेरे से माइकल मायर्स सामने आ जाता है। वो डग को दीवार से दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डग भी पुलिस वाला है। वो तुरंत खुद को छुड़ाकर माइकल को जोरदार लात मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी पीछे से कोरी आता है। वो टॉर्च से डग के सिर पर वार करता है, फिर उसे पीछे से पकड़ लेता है और माइकल से कहता है, खत्म करो इसे। सालों की लड़ाई के बाद माइकल पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, फिर भी वो अपना हथियार उठाता है और डग पर बार बार हमला करता है। अब साफ हो जाता है, कोरी सिर्फ शिकार नहीं रहा, वो माइकल का साथी बन चुका है। इसके बाद कोरी सीधे एलिसन के घर पहुंचता है। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वो एलिसन से पूछता है, जब तुम पहली बार माइकल से मिली थी, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ था? एलिसन कहती है कि वो अकेले नहीं बची थी, उसकी माँ ने उसे बचाया था और अगर कोरी चाहे तो वो भी उसकी मदद कर सकती है। दोनों रात साथ बिताते हैं, लेकिन लॉरी सब समझ रही है। उसे दिख रहा है कि उसकी नातिन कोरी के बहुत करीब आ चुकी है और कोरी की आंखों में उसे फिर वही अंधेरा दिख रहा है जो कभी माइकल की आंखों में था। अगली सुबह एलिसन हॉस्पिटल जाती है। वो खुश है क्योंकि आज उसकी प्रमोशन की घोषणा होनी है, लेकिन वहां जाकर उसे बड़ा झटका लगता है। डॉक्टर मैथिस ने प्रमोशन अपनी साथी डेब को दे दी है और दोनों के बीच छुपा हुआ रिश्ता भी है। निराश एलिसन काम में लग जाती है। उधर डॉक्टर और डेब उस प्रमोशन को सेलिब्रेट करने डॉक्टर के घर जाते हैं। कुछ देर बाद डेब बाथरूम में जाती है। तभी बाहर से डॉक्टर की चीख सुनाई देती है। डरी हुई डेब बाहर भागती है और देखती है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी डॉक्टर पर बोतल ओपनर से हमला कर रहा है। वो मास्क हटाता है, वो कोरी है। वो डेब की तरफ बढ़ता है। डेब किसी तरह दरवाजा बंद कर देती है और उसके घायल हाथ पर दरवाजा दे मारती है। फिर खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है,
सामने खड़ा होता है माइकल मायर्स। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, उसे पकड़ लेता है, दीवार से उठाकर दबा देता है और अपने हथियार से हमला कर देता है। अब कोरी सिर्फ मदद नहीं कर रहा, वो इस सब का मजा लेने लगा है। उसके अंदर वही अंधेरा जाग चुका है जो माइकल के अंदर था। इसके बाद कोरी फिर से एलिसन से मिलता है। वो उसे रेडियो स्टेशन की छत पर ले जाता है जहां वो पहले अकेले बैठा करता था, लेकिन वहां उनका सामना होता है विली से, जो उन्हें डांटता है कि वो वहां क्यों आए हैं। रेडियो स्टेशन की छत पर विली, जो उस जगह का मालिक है, कोरी और एलिसन को पहचान लेता है। वो गुस्से में कहता है कि हैडनफील्ड की सारी मुसीबतों की जड़ यही लोग हैं। कोरी भड़क जाता है, लेकिन एलिसन उसे वहां से ले जाती है। वो कहती है कि अब वो इस शहर में और नहीं रह सकती। घर पहुंचते ही कोरी की माँ उसे देर से आने पर डांटती है। वो उसकी नई गर्लफ्रेंड को दोष देती है। गुस्से और जलन में वो अपने ही बेटे को घर से निकाल देती है और थप्पड़ भी मारती है। बाद में माफी मांगती है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। कोरी बिना पीछे देखे चला जाता है। आखिरकार 31 अक्टूबर हैलोवीन की रात आ जाती है। कोरी के पास अब कहीं जाने की जगह नहीं है, तो वो एलन परिवार के पुराने घर में रुक जाता है। सुबह उठता है तो सामने लॉरी खड़ी मिलती है। लॉरी साफ कहती है उसने सालों में बुराई के कई रूप देखे हैं और उसे दिख रहा है कि कोरी के अंदर कुछ गलत बढ़ रहा है। वो उसे चेतावनी देती है कि एलिसन से दूर रहे, लेकिन कोरी मानने वाला नहीं। वो एलिसन को फोन करता है और कहता है आज रात हमें यह शहर छोड़ना होगा। फिर वो मोटरसाइकिल लेकर सुरंग में जाता है जहां माइकल छुपा है। इस बार कोरी डरता नहीं, वो माइकल पर हमला कर देता है। कमजोर हो चुका माइकल हार जाता है और कोरी उसका मास्क पहन लेता है। अब वो खुद मॉन्स्टर बन चुका है। उधर टेरी अपनी कार पर खरोंच देखता है और कोरी को घूरते हुए देख लेता है। वो बदला लेने की ठान लेता है। रात में वो अपने दोस्तों के साथ कबाड़ खाने पहुंचता है, लेकिन वहां जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। एक एक करके उसके दोस्त मारे जाते हैं। ट्रक से कुचलना, औजारों से हमला। कोरी अब पूरी तरह बदल चुका है, यहाँ तक कि गलती से उसका सौतेला पिता रोनाल्ड भी गोली का शिकार हो जाता है। आखिर में कोरी माइकल का मास्क पहने टेरी को भी खत्म कर देता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। वो घर जाता है और अपनी माँ को भी मार देता है। फिर वो रेडियो स्टेशन पहुंचता है और लाइव शो के दौरान विली पर हमला कर देता है। उधर एलिसन डाइनर में उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन कोरी नहीं आता। उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ गलत है। लॉरी को पता चलता है कि एलिसन भागने वाली है। बेटी खो चुकी लॉरी टूट जाती है। वो अपने कमरे से बंदूक निकालती है और गोली की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये सब एक जाल था। कोरी घर में घुसता है और लॉरी उसे गोली मार देती है। वो सीढ़ियों से गिर जाता है। लॉरी उसे खत्म करना चाहती है, लेकिन तभी एलिसन की गाड़ी की आवाज आती है। कोरी अचानक खुद को चाकू मार लेता है ताकि ऐसा लगे कि लॉरी ने उसे मारा। एलिसन अंदर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को खून में लथपथ देखती है। वो समझती है कि लॉरी ने हमला किया है और सदमे में घर छोड़ देती है। लॉरी टूट जाती है। तभी असली माइकल मायर्स फिर से सामने आता है। वो कोरी को खत्म कर देता है और फिर लॉरी की तलाश में निकलता है। अब शुरू होती है आखिरी जंग। रसोई में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। माइकल लॉरी को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरी हार नहीं मानती। वो चाकू से वार करती है, उसे टेबल पर दबा देती है, उसके हाथ जकड़ देती है। आखिरकार वो बड़ा चाकू उठाती है और माइकल का मास्क हटाकर सीधा उसके दिल में वार करती है। माइकल फिर भी उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिसन वापस आती है और माइकल का हाथ तोड़ देती है। लॉरी आखिरी वार करती है। इस बार माइकल मायर्स सच में खत्म हो जाता है। पुलिस पहुंचती है, लेकिन लॉरी कहती है शहर को यकीन दिलाना होगा कि बुराई खत्म हो चुकी है। माइकल की लाश को गाड़ी से बांधकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। फिर उसे कबाड़खाने की मशीन में डालकर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। अब हैडनफील्ड में शांति लौट आती है। कुछ दिन बाद लॉरी और एलिसन के बीच सब ठीक हो जाता है। लॉरी अपनी किताब पूरी करती है। शेरिफ फ्रैंक उससे मिलने आता है और अपने दिल की बात कहता है। लॉरी भी मुस्कुरा देती है, लेकिन मेज पर रखा माइकल का मास्क हमें याद दिलाता है बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ठीक है।